वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले नकवी साहब से सवाल किया था कि लॉकडाउन जो है वो उसमें हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो रही, और चूँकि केसेस की रफ्तार जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ास तौर पर सिंध में और पंजाब में भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या मुनासिब नहीं होगा कि चंद दिन के लिए एक कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि लोगों को भी एक एहसास पैदा हो जाए कि भाई ये जो है वो प्रिकॉशंस लेना जो हुकूमत कह रही है बहुत ज़रूरी है। जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जी भट्ट साहब, मैं सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन का ही मैं मुखालिफ हूँ कि जो जिस तरह का हमारे लॉकडाउन चल रहा है वो कामयाब नहीं है। और आपने भी बताया कि हुकूमत को भी तजर्बा हो गया कि नाकाम हो गया, क्योंकि हमने इसमें जिस्मानी फासलों का कहीं इमदाद देने में, कहीं खाना देने में, कहीं शॉपिंग करने में बेतहाशा रश का सामना किया। अब अगला मरहला आता है, ये उससे अगला मरहला है लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू का। अगर आप कर्फ्यू लगा देते हैं तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, वो खाना कहाँ से खाएंगे? अगर आपका पास ऐसा एक मैकेनिज्म है कि आप पहले लोगों तक राशन पहुंचा दें, या आप कर्फ्यू लगाने से पहले एक ऐलान कर दें कि अपना 15 दिन का आप खाना लेके आप रखिए और 15 दिन के बाद कर्फ्यू का वक्फा होगा। कर्फ्यू का वक्फा तो अगर आप रोजाना करेंगे, जब भी कर्फ्यू होता है तो एक आध घंटे का वक्फा दिया जाता है, कहीं 2 घंटे का दिया जाता है। जब कर्फ्यू में 1 या 2 घंटे का वक्फा होगा, उस पर बाजारों में क्या सूरत हाल होगी, कितना रश होगा, और कितना आपकी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, कितने लोगों ने मास्क पहने हुए होंगे, और कितनी पैनिक बाइंग हो रही होगी, और कितनी पैनिक तरीके से बाजारों में लोग रश कर रहे होंगे। तो कर्फ्यू के दौरान वक्फा तो आप देंगे ना कर्फ्यू का, तो ये कैसे मसला होगा? तो मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, कोरोना से ज्यादा बड़ी बीमारी हमारे पास करप्शन की है। हम अगर सहूलत पहुंचाना चाहें सब मिलजुल कर, और अवाम अपना फर्ज अदा करे, हुकूमत अपना फर्ज अदा करे, फिलहाल ये ब्लैक मार्केटिंग करप्शन को रोक दें और अब मुफादे आम्मा के लिए काम करें। और इसमें कोरोना एक सुपर पावर से आया है। सुपर पावर सबसे ज्यादा इस वक्त उसमें मुब्तला है, 5 लाख से ज्यादा केसेज है, लेकिन उससे भी एक बड़ी सुपर ताकत है जो कि अल्लाह ताला है। अगर हम उस सुपर पावर की तरफ रुजू करें और वहां पर हम अपने मसले का हल करें। आपने कहा कि मस्जिदों में लॉकडाउन हुआ हुआ है, मस्जिदों में की लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वहां पर भी लाठी चार्ज हुए हैं और लोगों के सर फटे हैं। मैंने भी देखा है कि वो काफी लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। तो कम से कम हम मसाजिद में को खोल दें और वहां पर हम एक डिस्टेंस रखने का, सफों में डिस्टेंस हो जाए कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस से हो। आप लॉकडाउन करें या कर्फ्यू करें या कुछ भी ना करें, आपकी सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत यह है कि आपने जिस्मानी फासलों का ख्याल रखना है, एहतियाती तदाबीर करनी है। आप घरों में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आप हाथ धोने का करें, आप ये भी कहें कि दिन में 5 बार वजू करें, आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें, आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने। ये सारे हर एक को पता है। आपको टेलीफोन लगाता हूँ ना मैं आपको, तो मुझे वो सारा वो कोरोना के मुताबिक हदायत आनी शुरू हो जाती है। हर एक के टेलीफोन पे कोरोना की हदायत मौजूद है, मगर अमल कोई नहीं कर रहा सब, क्योंकि मुझे तो लगना नहीं है, पता नहीं किसको लग रहा है, मुझे नहीं लगना। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास टेस्टिंग की सहूलत ही नहीं है। आपने कितने लोगों को टेस्ट किया है? आपका ये जो रिकॉर्ड है 5,000 का, ये 56,000 की टेस्टिंग के ऊपर है। तो अगर अभी आपकी आबादी 21 करोड़ प्लस है, 22 करोड़ के लगभग है, अगर 21 करोड़ में से भी आपने 56,000 टेस्ट किए हैं, तो क्या परसेंटेज है? अंदर कितना छुपा हुआ होगा कोरोना? तो इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। और वो जब भी है कि आप हमारी मीशत, आपने अभी सबसे शुरू में कहा था कि दुनिया की इकोनॉमी खराब होती जा रही है, 14-15 ट्रिलियन डॉलर का फर्क पड़ गया है। हमारे यहाँ भी 100-150 बिलियन डॉलर का इफेक्ट हो चुका है इकोनॉमी पे, और ये मजीद बढ़ता चला जा रहा है। आगे हमारी क्या ग्रोथ रेट होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हमारे सारे कारोबार पड़े हैं, हमारा सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, और उसका इफेक्ट लोगों पे आ रहा है। बेरोजगारी बेतहाशा हो गई है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? कि लोगों के पास खाने को नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं। और वो तो एक तो जो कि इमदादी सिस्टम जो भी है उसको लोगों को रिलीफ दें। थोड़ी यहाँ मैं आपको नकवी साहब, मैं यहाँ थोड़ा आपको रोकूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूँगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो बेरोज़गार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए वो राशन जो है वो बाकायदगी से सप्लाई हो रहा है और उनको पहुंच भी रहा है, मिल भी रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया जो है
वो सिर्फ नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़रोग़ देता है। जिन लोगों को तो राशन दिया जा रहा है उनके बारे में तो कोई आपको वायरल नहीं मिलेगी, और ना ही आपको जिस आदमी को राशन नहीं मिलेगा उसकी वो वीडियो बना के तो वायरल कर देंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। देखें, गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पैसे भी दे रही है। इसके अलावा जो हमारी जो कुछ एनजीओज़ हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वो भी लोगों को खाने खिला रही हैं, राशन तकसीम कर रही हैं। ये भी देखने में आया है कि एक आदमी जो है वो एक फैमिली का राशन उसको अगर महीने का दिया गया है तो उसने 7 बच्चे भी अपने लाइन में खड़े कर दिए हैं, वो भी राशन ले रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अगर अगर लोगों ने इस तरह से करना है तो वो फिर अपनी जानों से तो खेल ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो प्रोटेक्ट करेगी कि जो दूसरे लोग हैं किसी एक की नाअहली की वजह से वो जो है उनको नुकसान ना पहुंचे, तो इसका भी तो सद्देबाब करना है ना। जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले भी यही कहा है कि हमने अपने हकूक़ व फ़राइज़ को निभाना है, हमने अपना भी फ़र्ज़ अदा करना है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो राशन बँट रहा है, लेकिन काफ़ी सा, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक-एक आदमी ने 8-8 आदमियों का राशन लिया, और जो भी राशन ले रहा है कितनी भगदड़ मच रही है, और जो फ़नकार है वही राशन ले सकता है इस मामले में। और वो राशन के पैकेट का साइज़ क्या है, अगर कोई शरीफ आदमी है उसका तो वो 1-2 दिन भी उस राशन से नहीं गुज़रेगा। और जो भी जेडीसी है, सैलानी है, और जो दूसरे इदारे खाना रोज़ाना खिला रहे हैं, बाँट रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों के रश लगे हुए हैं और सारा सिस्टम। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप जब राशन लेके मत बाँटें। उसमें जब आप कोई इतने अरब रुपए का लो और राशन दे दो, हुकूमत ने 8 अरब रुपए का राशन बाँट दिया है। लेकिन जब आप ये चीज़ों का राशन खरीदते हैं तो आपकी प्राइसेज़ वैसी हो जाती हैं, नॉर्मल हालात में जो होते हैं, मार्केट है उसमें शॉर्टेज पैदा हो जाती है। जब चीज़ों में शॉर्टेज पैदा होगी तो चीज़ें बढ़ जाएँगी। जो इमदादी आप राशन खरीदेंगे तो उससे प्राइसेस का फ़र्क मुझे एक आम आदमी को भी गुज़ारना पड़ेगा, जो कि पूरी कौम भुगतेगी। तो आप, हमने जैसे अभी कहा कि आप ऑनलाइन लोगों को, हर एक के पास आईडी कार्ड है, हर एक के पास मोबाइल है। आप मोबाइल आईडी कार्ड के थ्रू इमदाद ईज़ी पैसा से और मोबिलिंक से और दूसरे ज़राए से, और या एटीएम कार्ड जिनके बने हुए हैं मुस्तहिक लोगों के, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो जैसे अभी आपने कहा कर्फ्यू लगाएँ, उसके बाद जनाब आप सबसे कह दें कि जी, मैंने कहा ना, हर कर्फ्यू में हर दिन आपको वक़्फ़ा देना पड़ता है। लेकिन ये कर्फ्यू फिर ऐसा हो कि 1 हफ्ते का कर्फ्यू है, और 1 हफ्ते तक कोई फिर 1 हफ्ते बाद 1 दिन का वक़्फ़ा होगा, ताकि सब लोग डिसिप्लिन के साथ अगले हफ्ते बिल्कुल का फिर सही कहा। राशन इकट्ठा कर सकें। अभी हम थोड़ा अभी नबी साहब हम थोड़ा आते हैं जो हमारे साथ-साथ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। आपने देखा होगा एक बहुत हाई लेवल कमीशन सेट किया था शुगर और व्हीट के माफिया के खिलाफ। उसमें उनकी रिपोर्ट भी आ गई और उसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन भी ले लिया। उनके अपने ही आदमी जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, हाउ टू फाइट कोरोना वायरस। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो आज ये अखबार में पड़ा है कि जी आप वो जो पावर माफिया है उसके पीछे जो है हुकूमत जो है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान आया है कि वो अब पावर माफिया के पीछे पड़ेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि करप्शन जो है वो तो इतनी मैसिव हुई है, क्या अभी नहीं हो रही? अभी भी करप्शन हो रही है। लेकिन बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? अगर हम इन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो फिर हम जो है मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल अनार्की फैल जाएगी, गदर हो जाएगा। और हम, आपने जिसका इशारा किया, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं कि अभी थोड़े दिनों तक आप देख लीजिएगा कि फूड शॉर्टेज आने वाली है, और जब फूड शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत को प्रायोरिटी जो है वो ये कोरोना वायरस के ऊपर मरकूज करनी चाहिए? बिल्कुल भट्ट साहब, आपने वही बात कर दी जो हमने अभी इशारों के नाम में बात की है कि आगे फूड शॉर्टेज हो जाएगी। हुकूमत ने अभी जो आटा माफिया और शुगर माफिया के लिए केस ओपन किए और उसकी इंक्वायरियां हुई और लोगों को हटाया गया, और वो लोग दोबारा अपनी अपनी जगहों पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों को हटाया गया वो उन्होंने फिर अपनी एक पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है, और जो कि ज्यादा अब अनार्की फैल रही है और एक स्टेबिलिटी को फिर खतरा हो गया है। इस वक्त सारी बातों को भूल के हुकूमत, न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातें और अवाम
के साथ मिलकर अवाम के लिए, सबके सब अवाम की खातिर इकट्ठे हैं, अवाम अपना फर्ज अदा करें। पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, ये सारे लीगें, सारे लोग मिलके इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना से फाइट करें। इस वक्त ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया के 212 ममालिक में ये फैल चुका है। हमारे यहाँ अभी ये शुरू हुआ है, अभी हमने कहाँ तक जाना है, अभी ये स्टार्ट है। हमारे तो अभी 5,000 है, वहाँ दुनिया में तो ये लाखों में चल रहा है। तो अभी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, लोग इतने तंग आ गए हैं कि ये खत्म कब होगा। मैं कहता हूँ अभी तो ये सही तरह से शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की बात तो बाद में आ गई। अभी तो हमने कोई मेजरमेंट ही नहीं ली है, अभी तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी, ना हुकूमत ने कोई फेडरल सतह पे कोई पॉलिसी बनाई है। अभी तो सूबों और फेडरल की रस्साकशी है। एक 8वीं तरमीम ने सबके दिमाग खराब किए हुए हैं, जिसको देखो 8वीं तरमीम के बाद जनाब हमें बिल्कुल बेलगाम कर दिया। आपने नकवी साहब आपने एक बड़ी अच्छी बातों में जो जिक्र किया है कि अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। इस वक्त वाकई सूरत हाल ये है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, अपोजिशन ने, ठीक है इनका भी रवैया कोई इतना अच्छा नहीं था हुकूमत के साथ, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा करती है। तो हुकूमत को भी चाहिए था कि वो अपोजिशन को मिलाती। ये एक ऐसा मौका है, ये नेशनल काज है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, तमाम अपोजिशन जमातों को साथ अपने लगाते बिठाते, और जो ज़ाती इख्तलाफात हैं या जो बेसिक ग्रोही इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पे लाना ज़रूरी नहीं था? जी, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी ये किया जा सकता है। ये आपकी बहुत खूबसूरत बात है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वजीर आजम की सदारत में होनी चाहिए और पूरे सियासतदान को इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए। इस वक्त एक हम हंगामी सूरत हाल से निपट रहे हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है अपोजिशन। शहबाज शरीफ का पुराना बड़ा अच्छा तजर्बा है डेंगू कंट्रोल करने का, उनसे भी इस्तेफादा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों का भी बड़े तजर्बे हैं, उनको भी इस्तेफादा करना चाहिए। ये सब हमारे, ये सारे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये हमारे वोट लेके आए हैं। पीटीआई के पास 31% मैंडेट है, बाकी जो है 68% मैंडेट दूसरी जमातों और दूसरे लोगों के पास है। जिन 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 लोगों को हमने मैंडेट दिया था, ये हमारे सारे रहनुमा, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में है, सब एक जगह बैठे और हमारे लिए लाएअमल तय करें। और अवाम का फर्ज है कि जो भी लाएअमल तैयार किया जाए उस पर सख्ती से अमल करें, वो चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इलाज का हो, टेस्टिंग का हो, दवाओं का हो। इस वक्त जब तक पूरी कौम एक नहीं होगी तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। भट्ट साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे नकवी साहब, और उसके बाद फिर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वक्फा लूँ, मैं आपके लिए सवाल छोड़ना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जी शायद अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएं, और आपने देखा होगा कि जो ख्वाजा बरदरान हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की है कई 18-20 साल के बाद, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है और उसको किसी और तनाजुर में भी देखा जा सकता है। और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं शायद वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, लेकिन उसका तो उन्होंने इशारा दे दिया कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ये जो इस किस्म की जो चल रही हैं ख़बरें चल रही हैं, क्या आप समझते हैं कि एक ऐसे मौके पे जबकि मुल्क जो है इतनी मुश्किलात का शिकार है, इस किस्म के शोशे छोड़ने चाहिए? और अगर कोई शोशा छोड़ रहा है तो क्या मीडिया को इसको उछालना चाहिए? ये हम वक्फे से आने के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे। सो लेट्स हैव ब्रेक।